What's up, guys? I hope you're having a good time. Today we'll be starting with value of supply without wasting any time. देख value of supply का एक overview ले ले. Value of supply में you've got section 15, section 15, section 15.1, 15.2 and 15.3. CA इंटर लेवल पे खाली section 15 ही applicable है. बाकी जितने भी students हैं उन सब के लिए section 15 के अलावा there are rules, normal rules as well as special rules. Normal rules from rule 27 to rule 31A एंड स्पेशल रूल्स फ्रॉम रूल 32.2 टू 32.7 ये सब कुछ एप्लीकेबल है. ठीक है. इसके अलावा अपन देखेंगे रूल 33 प्योर एजेंट, रूल 34 एक्सचेंज रेट वाला भी पार्ट. चल चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सेक्शन 15. सेक्शन 15 में 15.1 क्या बोलता है? दैट योर वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी योर ट्रांजेक्शन वैल्यू. ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब दैट प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल बाय द रेसिपिएंट. ठीक है. 15.1 विल बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड. इसकी दो कंडीशन है. दोनों कंडीशन अगर तुम सेटिस्फाई करो तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? सप्लायर प्लस रेसिपिएंट रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए. एंड सेकंड कंडीशन क्या है? प्राइस इज द होल एंड सोल कंसीडरेशन. मतलब क्या क्या जितना पैसा मैं तुझे दे रहा हूँ ना उसके अलावा साइड में मैं तुझे कुछ भी इधर इन कैश और काइंड नहीं देना चाहिए. ठीक है. अगर फर्स्ट दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी देन वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज पर रूल 27 और 28 एज द केस में भी. ठीक है. चल नेक्स्ट 15.2 क्या बोलता है? वैल्यू इंक्लूड्स. वैल्यू इंक्लूड्स मतलब तुम्हारी जो बेस प्राइस है वो बेस प्राइस के अंदर ये फॉलोइंग चीजें हैं वो ऐड होगी. तो एक बार इसको फटाफट देख ले. देख क्या क्या ऐड होगा तुम्हारी बेस प्राइस में. ऑल टैक्सेस ड्यूटीज एंड सेसेस अदर देन जीएसटी. जीएसटी टैक्सेस सेसेस एंड ड्यूटीज वैल्यू में ऐड नहीं होगा. अगर वो ऑलरेडी एडेड है तुम्हारी वैल्यू में तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा एज पर 15.3. ठीक है. नेक्स्ट पेमेंट मेड टू एनी थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर बाय द रेसिपिएंट. मैं सप्लायर हूँ, मैं रेसिपिएंट को क्या बोलता हूँ? तू मुझे पैसे देगा, मैं आगे थर्ड पार्टी को दूंगा. एक काम कर, तू मेरे बिहाफ पे थर्ड पार्टी को दे दे. तो जो रेसिपिएंट थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा ना मेरे बिहाफ पे वो भी मेरी वैल्यू में ऐड होगा. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब तुम्हारे पैकिंग हो गया, रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, तुम्हारा पैकिंग हो गया, लेबर चार्जेस हो गए एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सप्लाई. ठीक है. नेक्स्ट इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई. आफ्टर द सप्लाई अगर मैं कोई एक्सपेंस करता हूँ ना तो वो मेरी वैल्यू में ऐड नहीं होगा, वो मेरी 15.3 के हिसाब से वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा. इसके बाद है आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस. देख फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस मेरी वैल्यू में कब ऐड होगा? ओनली व्हेन मी बीइंग अ सप्लायर अग्री टू डिलीवर द गुड्स. अगर मैं रेसिपिएंट को बोलता हूँ कि भैया मैं तेरे यहाँ पर गुड्स डिलीवर करूँगा तो जब तक गुड्स डिलीवर नहीं होते तब तक मेरा सप्लाई ख़त्म नहीं होगा. ठीक है. तो उस केस में जो इंश्योरेंस है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, जो आउटवर्ड फ्रेट है वो भी मेरी वैल्यू में ऐड हो जाएगा. हाउएवर आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस मेरी वैल्यू में ऐड नहीं होगा. कब ऐड नहीं होगा? एज पर सेक्शन 15.3 व्हेन द रेसिपिएंट सेज के नहीं मैं तेरे गोडाउन से खुद आके गुड्स लेके जाऊंगा. समझ में आ गया? तो अगर मेरे गोडाउन में गुड पड़ा, रेसिपिएंट मेरे गोडाउन से आके गुड्स लेके जा रहा है तो मेरा सप्लाई कब खत्म होगा? जैसे ही रेसिपिएंट गुड्स लेके निकल जाएगा. तो उस केस में फ्रेट ट्रांजिट वगैरह वो सब मेरा आफ्टर द सप्लाई एक्सपेंस हो गया, देयरफॉर वो मेरा ऐड नहीं होगा. ठीक है. इसके बाद देख इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी चार्ज्ड. इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी इन विथ रिस्पेक्ट टू योर लेट कंसिडरेशन. टाइम ऑफ सप्लाई के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कभी है इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी का? इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी का टाइम ऑफ सप्लाई इज व्हेन सच अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव. देयरफॉर वो अमाउंट मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा. ऐड होना मतलब उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट. अदर देन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी अगर है तो वो मेरी वैल्यू में ऐड नहीं होगी. अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी अगर है तो वो मेरी वैल्यू में ऐड हो जाएगी. नेक्स्ट कैशबैक, सेकेंडरी डिस्काउंट्स एटसेट्रा. सेकेंडरी डिस्काउंट्स ये सब मेरे वैल्यू में ऐड होगा. डोनेशंस अगर वो मेरे बिजनेस रिलेटेड है तो मेरी वैल्यू में ऐड हो जाएगा. अगर मेरे बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो वैल्यू में ऐड नहीं होगा. ठीक है. सेक्शन 15.3 मतलब क्या बोलता है? वैल्यू एक्सक्लूड्स. वैल्यू एक्सक्लूड्स मतलब अगर बेस प्राइस में ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो मैं माइनस कर दूंगा. अगर बेस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है तो मैं इन सबको इग्नोर कर दूंगा. ठीक है. तो सबसे पहला क्या है? जीएसटी टैक्सेस सेसेस एंड ड्यूटीज इंक्लूडिंग टीसीएस. टीसीएस एक अमेंडमेंट आया. अगर तुमको वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है और उसके अंदर टीसीएस दिखता है तुम्हारी बेस प्राइस में तो उसको माइनस करके आ जाना. ठीक है. अगर बेस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है तो टीसीएस इग्नोर कर देना, कोई इफेक्ट देना नहीं. Next, any amount charged by the supplier after the supply except penalty late fee. इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी हमेशा सप्लाई के बाद ही मिलता है तो वो वैल्यू में ऐड होगा. उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा खर्चा है जो सप्लायर चार्ज करता है रेसिपिएंट को आफ्टर सप्लाई तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा. ठीक है.
नेक्स्ट, सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सब्सिडी वैल्यू में ऐड नहीं होगी। डिस्काउंट, डिस्काउंट में देख दो पार्ट है, पहला क्या है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर मैं बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई कोई डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है, एंड अगर मैं उसको इनवॉइस में अलग से मेंशन करता हूँ तो सच डिस्काउंट इज एलिजिबल एक्सपेंस, देयरफॉर वो मेरी वैल्यू से माइनस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि मैंने डिस्काउंट बाद में दिया, सप्लाई के बाद दिया, बट इट वॉज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कि भाई मैंने सप्लाई उसी कंडीशन पे किया कि तू आगे जाके अगर इतना बेचेगा तो मैं तुझे इतना डिस्काउंट दूंगा, तो ये सप्लाई के टाइम पे डिस्काउंट मालूम था, देयरफॉर वो डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो डिस्काउंट जो मुझे सप्लाई के टाइम पे नहीं मालूम या मैं आफ्टर सप्लाई दे रहा हूँ जो मुझे एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मालूम, तो वो मैं डिस्काउंट को ऐड करूंगा मेरी वैल्यू में, उसको मैं माइनस नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैगर्ड डिस्काउंट्स हो गए, पीरियोडिक डिस्काउंट्स हो गए, ईयर एंड डिस्काउंट्स हो गए, वॉल्यूम डिस्काउंट्स हो गए, ये सारे के सारे मेरी वैल्यू में ऐड नहीं होंगे। डिस्काउंट में खाली सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो तुमको एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता होता, तो वो डिस्काउंट ऐड होगा। उसके अलावा तुम्हारे जो वॉल्यूम डिस्काउंट है, ईयर एंड डिस्काउंट्स है, स्टैगर्ड डिस्काउंट्स है, पीरियोडिक डिस्काउंट्स है, ये सारे के सारे डिस्काउंट माइनस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेट इंश्योरेंस एक्ट फैक्ट्री बेसिस, ये मैंने तुमको बता दिया, जब रेसिपिएंट खुद मेरे गोडाउन से सामान लेके जाता है तो उस केस में मेरे वैल्यू में ऐड नहीं होगा आउटवर्ड फ्रेट एंड इंश्योरेंस। एंड लास्ट, डोनेशन, डोनेशन अगर वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, एंड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन देयरफॉर इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन माय वैल्यू। समझ में आ गया? चल नीचे देखते हैं, कुछ नोट्स देखते हैं। देख, स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या था? स्टैगर्ड डिस्काउंट मतलब बाय मोर सेव मोर ऑफर्स पे, तुम जितना ज़्यादा खरीदोगे, तुमने 1000 रुपये का शॉपिंग किया 10% डिस्काउंट, 2000 का शॉपिंग करो 20% डिस्काउंट, 3000 का शॉपिंग करो 30% डिस्काउंट एंड सो ऑन। तो स्टैगर्ड डिस्काउंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट, पीरियोडिक, ईयर एंड डिस्काउंट्स, वॉल्यूम डिस्काउंट्स। वॉल्यूम डिस्काउंट्स मतलब तुम्हारा प्राइस के हिसाब से चेंज होता जाता है डिस्काउंट, तो उस केस में सच डिस्काउंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, सेकेंडरी डिस्काउंट्स, अगर तुमको चाहिए ना तो वीडियो को पॉज करना और एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। चल मैं लिखा ये स्क्रीन पर रखता हूँ, वीडियो को पॉज कर एक बार इसको पढ़ ले। ठीक है, सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट विच इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, देयरफॉर सच डिस्काउंट विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। चल इधर देख लेते हैं, ये पॉइंट्स देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कमीशन, कमीशन इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गए चार्ज्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। पैकिंग, अगेन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन चार्जेस इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वेमेंट चार्जेस, लोडिंग, डिजाइनिंग चार्जेस एक्सेट्रा, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, एक बार अगर तुमको चाहिए तो इसको नोट करके रख लेना। इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी अपन ने देखा, इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इधर क्या बोला है? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी इज द डेट व्हेन सच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर। ठीक है, फर्दर सिंस सच चार्जेस आर एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, द सेम रेट ऑफ टैक्स विल बी एप्लीकेबल। मतलब जिस सप्लाई रिलेटेड तुमको इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी मिल रहा है ना, उस सप्लाई पे जो टैक्स रेट है वही टैक्स रेट तुम्हारा इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फी पे भी लगेगा। इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड दैट सच इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, चल अभी देख, नॉर्मल रूल्स और स्पेशल रूल्स है। नॉर्मल रूल्स अपन देखते हैं। नॉर्मल रूल्स कब लगेंगे? व्हेन वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15। ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ये सब अगर एप्लीकेबल नहीं होता तो उस केस में नॉर्मल रूल्स लग जाएंगे। नॉर्मल रूल स्टार्ट्स विद रूल 27 एंड एंड्स एट रूल 31A। ठीक है, इधर देख क्या है, रूल 27 क्या बोलता है? व्हेन कंसीडरेशन इज नॉट होलली इन मनी। ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15(1) में दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी। दूसरा, प्राइस शुड बी होल एंड सोल कंसीडरेशन। तो अगर प्राइस इज नॉट माय होल एंड सोल कंसीडरेशन तो सेक्शन 15 नहीं लगेगा, रूल 27 लग जाएगा। रिलेटेड पार्टी, अगर मेरा जो सप्लायर एंड रेसिपिएंट इफ दे आर रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो सेक्शन 15(1) नहीं लगेगा, उस केस में रूल 28 लग जाएगा। ठीक है, रूल 27 पे अपन फोकस करेंगे। रूल 27 तुमको समझ गया तो 28 और 29 ईजी है। देख, रूल 27 क्या बोलता है?
वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन मनी, तो उस केस में मैंने जो भी सप्लाई किया है उसका जो ओपन मार्केट वैल्यू है दैट विल बी माई वैल्यू ऑफ सप्लाई। इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, तो उस केस में जो मुझे एक्चुअल कैश प्लस काइंड मिला ना दैट विल बी माई वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, मेरे को एक्चुअल कैश और काइंड भी नहीं मिला, तो उस केस में जो मेरे मार्केट में लाइक प्रोडक्ट्स का, लाइक काइंड एंड क्वालिटी का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड लास्ट, अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है, कैश एंड काइंड भी नहीं है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी नहीं है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज पर रूल 30 और रूल 31। ठीक है, अभी देख ओपन मार्केट वैल्यू मतलब नॉर्मली उस सप्लाई का मार्केट में वैल्यू कितना है। ठीक है, एक्चुअल कैश एंड काइंड मतलब मार्केट में उसका वैल्यू मेरे को नहीं पता, मैंने उस सप्लाई के लिए इतना पैसा लिया है, तो वो मेरा एक्चुअल कैश या काइंड हो जाता है। मार्केट वैल्यू भी नहीं पता, मैंने उस सप्लाई के लिए कोई पैसे भी नहीं लिए मेरे किसी से। ठीक है, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी मतलब मैंने पेप्सी सप्लाई किया है, मेरे को पेप्सी का मार्केट वैल्यू नहीं पता और मैंने एक्चुअल पैसे भी नहीं लिए, तो उस केस में जो कोक का वैल्यू रहेगा ना मार्केट में, वो मेरी पेप्सी का वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। समझ में आ गया? चल नेक्स्ट, अगर ये समझ गया तो देख नेक्स्ट रूल 28 क्या बोलता है, व्हेन सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन अदर देन एजेंट, एजेंट एंड प्रिंसिपल वाला रूल 29 में कवर्ड है। देख सबसे पहला ओपन मार्केट वैल्यू, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अभी देख रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन है तो प्रिटी ऑब्वियस है कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने उनको फ्री में दिया हो, देयरफॉर एक्चुअल कैश एंड काइंड वाला पॉइंट इन्होंने हटा दिया। नेक्स्ट सीधा लाइक काइंड एंड क्वालिटी पे स्किप किया। थर्ड, अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी नहीं है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज पर रूल 30 और 31। एंड लास्ट देख, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, ये ध्यान से पढ़ना, ये ध्यान से समझना, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रेसिपिएंट, then value of supply for the supplier will be 90% of the price charged by the recipient from its unrelated buyer। हाँ, overdose। वापस देखते देख, इसको ब्रेक करते हैं। एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, ठीक है, सप्लायर के पास ये ऑप्शन है कि अगर सप्लायर को मालूम है कि वो जिस रिलेटेड पार्टी को सप्लाई कर रहा है वो सामने वाला रिलेटेड पार्टी उसका गुड्स एज सच किसी और को आगे सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इसमें तीन पार्टी हो गई, सप्लायर, रिलेटेड पार्टी जो रेसिपिएंट है एंड उसका जो रेसिपिएंट है विच इज अनरिलेटेड पार्टी। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हो गए। तो उस केस में सप्लायर के पास ऑप्शन होगा कि जो रिलेटेड पार्टी है रेसिपिएंट, उसने अपने बायर से जितना प्राइस चार्ज किया ना एक्चुअल प्राइस, उसका 90% मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई बता सकता हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, वापस एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर वेयर गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिलेटेड रेसिपिएंट टू इट्स अनरिलेटेड बायर, in that case value of supplier for the value of supply for the supplier will be 90% of the price charged by the related recipient from its unrelated buyer। समझ में आ गया? जितना रेसिपिएंट ने अपने बायर से प्राइस दिया है उसका 90% मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये मेरा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर द रेसिपिएंट, जो रिलेटेड रेसिपिएंट है, रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन है जो मेरा रेसिपिएंट है, ठीक है, इफ सच रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो उस केस में जो भी मेरा इनवॉइस वैल्यू है ना, दैट इनवॉइस वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ओपन मार्केट वैल्यू। मतलब मैंने जितना इनवॉइस वैल्यू पे गुड्स बेचा या उसको दिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर इफ इट इज नील देन वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी नील। समझ में आ गया? अगर मैंने शेड्यूल 1 के अंदर कोई सप्लाई किया है तो चल, ये ध्यान रखना, काफी कंफ्यूजिंग है एंड बहुत सारे डॉट्स है जो यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चल, रूल 29 व्हेन एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट, उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द ऑप्शन। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है देन इट इज अगेन एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर इफ द गुड्स आर इंटेंडेड टू बी, if the goods are intended for further supply such by the recipient to its unrelated buyer, then 90% of the price charged by the recipient from its unrelated buyer will be the value of supply for the original supplier। ठीक है, when A is not available, rule 30 और 31 will be applicable। अभी देख, बहुत हाइप हो चुका है रूल 30, रूल 31 है क्या? रूल 30 तुम्हारा कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन है
कि अगर तुम्हारे पास रूल 20 सेक्शन 15 नहीं लग रहा, 27, 28, 29 नहीं लग रहा, तो उस केस पे जितना भी तुम्हारा सप्लाई करने के लिए खर्चा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पकड़ ले, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर पकड़ ले, कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पकड़ ले, जो भी तुम्हारा टोटल कॉस्ट है उस पर 10% मार्जिन ऐड करके वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 110% ऑफ द कॉस्ट. ठीक है. रूल 31 where rule 27 to 30 are not applicable, value will be determined as per the reasonable means which is generally accepted by the principals and section 15. ठीक है. चल 31A इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना. लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिस, एक्शनेबल क्लेम. इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? देख, दो चीज है. लॉटरी इफ इट इज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और इट इज ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. रन बाय स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या कि भैया दैट लॉटरी इज नॉट अलाउड टू बी सोल्ड इन एनी स्टेट एक्सेप्ट फॉर द स्टेट विच इज रनिंग द लॉटरी. सेकेंड, ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मतलब वो लॉटरी मैं किसी भी स्टेट में बेच सकता हूँ. ठीक है. तो अगर वो लॉटरी इफ इट इज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, माय जीएसटी रेट विल बी 12% एंड सच वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और द प्राइस इन द ऑफिशियल गजेट विच एवर इज हायर. टिकट की जो मेरी फेस वैल्यू है ना वो, या फिर ऑफिशियल गजेट में उस लॉटरी की जो भी प्राइस है वो, विच एवर इज हायर, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 112. क्यों डिवाइड बाय 112? क्योंकि उसका जीएसटी रेट इज 12% एंड इट इज अज्यूम दैट द लॉटरी वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ठीक है. नेक्स्ट, if it is authorized by state government, value of supply will be face value of the ticket or the price in the official gazette whichever is higher, multiply by 100 divide by 118. क्यों? Because उसका GST rate is 18% and it is assumed that it is inclusive of GST. ये जो 100 divide by 28% and it is assumed that it is inclusive of GST. ठीक है. तो रन आ गया तो 100 multiply by 100 divide by 112. ऑथोराइज्ड आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 128. ठीक है. नेक्स्ट, फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और द प्राइस इन ऑफिशियल गजेट विच एवर इज हायर. ये हो गया. हाँ. एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग. लॉटरी का ऊपर है, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में अगर रेस क्लास में, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द एक्चुअल अमाउंट पेड टू द टोटलाइजर. ठीक है. बैटिंग का जो भी फेस वैल्यू है उसका 100% और द एक्चुअल अमाउंट पेड टू द टोटलाइजर विच एवर इज हायर विल बी माई वैल्यू ऑफ सप्लाई. समझ में आ गया? चल, रूल 27 से लेकर रूल 31 तक कोई इशू नहीं है, नॉर्मल रूल्स अपने खत्म हो जाते हैं. विल गो विथ स्पेशल रूल्स. रूल 32(2) से लेकर 32(7) तक है. इसके अंदर फॉरेन करेंसी वाला है, इसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. एयर ट्रैवल एजेंट है, लाइफ इंश्योरेंस है, सेकंड हैंड गुड्स है, टोकन वाउचर, कूपन एंड स्टैम्प है, एंड लास्ट नोटिफाइड सर्विस है. नोटिफाइड सर्विस मतलब सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी एज पर पैरा 2 शेड्यूल 1. ठीक है. वेयर द कंसिडरेशन इज नील. चल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करते हैं. देख, सबसे पहला है रूल 32, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. देख, अगर मैं तुझे 100 रुपये दे रहा हूँ और सामने तुझसे 100 रुपये ले रहा हूँ तो भैया इट इज मेयरली अ ट्रांजेक्शन इन मनी. ठीक है. मैं तुझे 100 रुपये देने हैं, मुझे तुझे 100 रुपये देने हैं, मैं क्या करता हूँ 10 रुपये मेरा कमीशन काट के तुझे आगे 90 रुपये देता हूँ, तो वो 10 रुपये विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज. बराबर. तो अभी देख, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग में दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. ऑप्शन ए क्या बोलता है? दैट फ्रॉम और टू INR, अगर मैं मेरा जो भी कन्वर्जन है वो मैं INR से डॉलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ या डॉलर से INR में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ठीक है. डॉलर एक एग्जांपल लिया है, यू कैन टेक एनी रैंडम करेंसी. फ्रॉम और टू INR है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी डिफरेंस बिटवीन RBI रेट एंड बाइंग रेट और सेलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी. ठीक है. अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो डिफरेंस बिटवीन RBI बाइंग रेट एंड नॉर्मल बाइंग रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी. मैंने कितना डॉलर बाय किया मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है. इफ RBI रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर RBI रेट अवेलेबल नहीं है तो जो भी रेट तुमको क्वेश्चन में दिया है यूनिट्स को उस रेट से मल्टीप्लाई करना एंड उसका 1% विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई. वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ INR bought or sold. Neither
एक्सचेंज नीदर ऑफ द करेंसी कैन बी एक्सचेंज इन INR। INR में एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, डॉलर को पाउंड में और पाउंड को डॉलर में करना है, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, RBI रेट मल्टीप्लाई बाय बोथ द करेंसीज विच एवर इज लोअर विल बी माई 1% देख फॉर एग्जाम्पल RBI रेट दिया डॉलर का, RBI रेट दिया UK का, तो मैं डॉलर को RBI रेट से कन्वर्ट करूंगा, मैं UK को RBI रेट से कन्वर्ट करूंगा, जो भी कन्वर्ट हुआ है उसका 1%, और दोनों में से विच एवर इज हायर उसका 1% विल बी माई वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आया, ठीक है। तो देख ऑप्शन ए रूल 32(2) ऑप्शन ए क्या बोलता है, सबसे पहले फ्रॉम और टू INR है, तो डिफरेंस बिटवीन RBI रेट एंड बाइंग एंड सेलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी। अगर RBI रेट अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ INR बॉट और सोल्ड। जो भी रेट तुमको दिया है वो रेट को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट से, उसका 1% विल बी माई वैल्यू ऑफ सप्लाई। दोनों में से कोई भी करेंसी अगर मैं INR में एक्सचेंज नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, डॉलर दिया है तो डॉलर को RBI से मल्टीप्लाई कर दूंगा, UK दिया UK को RBI से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद INR में विच एवर इज हायर उसका 1% विल, विच एवर इज लोअर उसका 1% विल बी माई वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। चल नेक्स्ट बी पॉइंट क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज अप टू। अगर मैंने ग्रॉस अमाउंट ऑफ एक्सचेंज अप टू 1 लाख रुपीज किया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1% और ₹250 विच एवर इज हायर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं 1 लाख से ज्यादा लेकिन अप टू ₹10 लाख करता हूं तो उस केस में अप टू 1 लाख का 1% विल बी 1000 प्लस जो बैलेंस 2 लाख से 9 लाख है उसका 0.5%, ठीक है, मतलब 9 लाख का 0.5%। थर्ड बियॉन्ड 10 लैक्स है, बियॉन्ड 10 लैक्स है तो अप टू 10 लैक्स में कैसे निकालूंगा, 1 लाख का 1000 प्लस 9 लाख का 0.5% के हिसाब से 4500, दैट इज टोटल 5500 प्लस ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज अबाउ ₹10 lakhs इंटू 0.1% और ₹60,000 विच एवर इज लोअर। मतलब देख फॉर एग्जांपल मान ले मैंने 25 lakhs एक्सचेंज किया, ठीक है, तो 1 लाख का 1000, 9 लाख का 4500, टोटल कितना हो गया 5500, ये 10 lakhs हो गया। अप टू 10 lakhs हो गया, बियॉन्ड 10 lakhs कितना है 15 लाख, ठीक है, 25 माइनस 10 बियॉन्ड 10 lakhs कितना है 15 lakhs, तो 15 lakhs का 0.1%, 15 lakhs का 0.1% कितना होता है 15,000 और ₹60,000, मतलब 15,000 प्लस 5,500 दैट इज 20,500 और ₹60,000 विच एवर इज लोअर दैट इज 20,500 विल बी माई वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया। नेक्स्ट बुकिंग ऑफ टिकट्स बाय एयर ट्रेवल एजेंट, सिंपल है, 2 टाइप की टिकट है, डोमेस्टिक टिकट और इंटरनेशनल टिकट। छोटी टिकट है उसका छोटा वैल्यू रहेगा, बड़ी टिकट है उसका बड़ा वैल्यू रहेगा। तो वैल्यू क्या रहेगा, इफ इट इज डोमेस्टिक टिकट्स वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी बेसिक फेयर इंटू 5%, इफ इट इज इंटरनेशनल टिकट बेसिक फेयर इंटू 10%। बेसिक फेयर क्या है, दैट पार्ट ऑफ एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रेवल एजेंट बाय द एयरलाइंस। एयरलाइंस एयर ट्रेवल एजेंट को जिस वैल्यू पे कमीशन देती है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिक प्राइस, उसका 5% और 10% एज द केस में भी। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर 4 पार्ट है। सबसे पहला वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ग्रॉस प्रीमियम अमाउंट लेस इन्वेस्टमेंट सेविंग्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स वाला अमाउंट तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये कब आएगा, व्हेन सच इन्वेस्टमेंट और सेविंग अमाउंट इज इंटीमिडेट टू द रेसिपिएंट, ठीक है। अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी सिंगल प्रीमियम चार्ज मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। अदर देन ए एंड बी, मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग्स भी नहीं है, सिंगल प्रीमियम एन्युटी भी नहीं है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, फर्स्ट ईयर में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी प्रीमियम चार्ज इंटू 25%, सेकेंड ईयर में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी प्रीमियम चार्ज इंटू 12.5% एंड सो ऑन। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 12.5% लगता जाएगा, ठीक है। इफ अगर तुमको क्वेश्चन में दिया दैट एंटायर प्रीमियम इज टुवर्ड्स रिस्क कवर, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी प्रीमियम अमाउंट इंटू 100%, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स के केस में देख क्या है, सेकेंड हैंड गुड्स के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस नेगेटिव आता है देन सच वैल्यू विल बी इग्नोर्ड। अब इधर देख, buying selling of used goods as such or after minor processing which does not change the nature of the goods and where no ITC has been availed on the purchase of such goods। मतलब क्या है कि भाई मैंने जब गुड्स खरीदे थे ना तो उसको खरीदने के टाइम पे मैंने उस पर ITC नहीं अवेल किया था एंड ठीक है, एंड मैंने जब उसको बेचा ना तो मैंने खाली माइनर मॉडिफिकेशन करके बेचा है जो उसका प्राइमरी फॉर्म चेंज नहीं करता, तो उस केस में मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, इफ इट इज नेगेटिव देन इग्नोर।
देख, गुड्स रीपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग अनरजिस्टर्ड बायर फॉर रिकवरी ऑफ लोन डेट अमाउंट, तो उस केस में परचेज प्राइस क्या होगा, परचेज प्राइस विल बी एक्चुअल कॉस्ट लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट, पर क्वार्टर और पार्ट कब से, फ्रॉम द एक्चुअल परचेज डेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग द रीपोजिशन। देख क्या बोला है, मैंने किसी को गुड्स दिए थे, ठीक है, अब हुआ क्या कि भैया उसने ना पेमेंट नहीं किया मुझे गुड्स का, उसने इंस्टॉलमेंट मांगा था, उसने मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं किया, तो वो डिफॉल्टर बायर बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे गुड्स वापस रीपोजेस कर दूंगा, ठीक है। तो उस केस में मेरा जो परचेज प्राइस है ना, मेरा परचेज प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर। कब तक रिड्यूस होगा, जब मैंने ओरिजिनल डेट पे परचेज किया था उस डेट से लेकर जब मैं उसको डिस्पोज करूंगा उस डेट तक का जितना भी क्वार्टर है उसका 5% मेरी परचेज प्राइस में से माइनस हो जाएगा। बैलेंस जो भी रहेगा ना वो मैं सेलिंग प्राइस से माइनस करूंगा, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। चल तुम लोग एग्जाम में जाने से पहले ना एक बार इसके इलस्ट्रेशंस ध्यान से देख लेना, सो दैट तुमको क्लैरिफिकेशन अच्छे से मिल जाए। अभी देख, अगर मैंने आईटीसी अवेल किया था एट द टाइम ऑफ परचेज तो मेरा वैल्यूएशन विल बी एज पर नॉर्मल रूल्स, दैट इज एज पर सेक्शन 15 और 27 to 31 ये जो भी एप्लीकेबल होगा। रूल 32(6) टोकन वाउचर कूपन या फिर स्टैम्प अदर देन पोस्टेज, पोस्टेज के लिए नॉर्मल रूल्स एप्लीकेबल होगा, 32(6) एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अगेंस्ट विच दे आर रिडीम्ड, ठीक है। मैं जो भी गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट टोकन या वाउचर या कूपन या स्टैम्प को रिडीम करूंगा, उस गुड्स या सर्विस का जो भी वैल्यू रहेगा दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द टोकन वाउचर और रिसीप्ट, ठीक है। 32(7) नोटिफाइड सर्विस, नोटिफाइड सर्विस मतलब शेड्यूल 1 पैरा 2 सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी, अपन ने कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में देखा था, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी नील। क्यों, क्योंकि इट इज मेड विदाउट कंसीडरेशन, ठीक है। मैंने अभी ऊपर रिलेटेड पार्टी वाले केस में भी अपन ने देखा था, ये था देख 32(7) ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी नील कभी व्हेन सप्लाई इज मेड बिटवीन रिलेटेड पार्टी एंड व्हेन देयर इज नो कंसीडरेशन। अभी ये वाला पार्ट देख, ये तुझे अभी ध्यान से समझेगा, ये वाला पॉइंट, where recipient are related party distinct person, ठीक है, other than agent is eligible for full ITC, invoice value will be open market value। मैंने यहाँ पर बोला था कि अगर invoice value nil है तो value of supply will be nil, वो nil क्यों होगा, because section 32(7) लग जाता है, रूल 32(7) लग जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं, हो गया। रूल 33 है, रूल 33 प्योर एजेंट है। प्योर एजेंट मतलब क्या, इफ आई एम एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो उस केस में मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो खर्चे ऐड नहीं होंगे। देख, एक्सपेंसेस और कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट, अगर मैं रेसिपिएंट के बिहाफ पे एज अ प्योर एजेंट एक्ट करता हूँ तो मैं जो भी खर्चा कर रहा हूँ दैट विल बी ट्रीटेड एज मेयर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड दस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन माई वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। इट विल बी एक्सक्लूडेड वैल्यू ऑफ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देख, पहला कंडीशन क्या है, सप्लायर एक्ट्स एज अ प्योर एजेंट एंड ही मेक्स द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी ऑन द ऑथराइजेशन ऑफ द रेसिपिएंट। मेरे पास रेसिपिएंट का ऑथराइजेशन है टू मेक एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट टू द थर्ड पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, सच पेमेंट हैज बीन सेपरेटली इंडिकेटेड इन माय इनवॉइस। मैं जब भी रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करूंगा उसमें मैं सेपरेटली बताऊंगा कि भाई तेरे बिहाफ पे मैंने इसको इतना पैसा दिया है। And third, supplies procured by the pure agent from the third party are in addition to the services supplied on his own account। मैं जो सप्लाई दे रहा हूँ ना रेसिपिएंट को, ठीक है, उसके अलावा मैं एडिशनली कोई सर्विस दूंगा ना दैट विल बी ट्रीटेड एज प्योर एजेंट सर्विसेज। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में एज अ प्योर एजेंट मुझे रेसिपिएंट से जो भी पैसे मिलते हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज मियरली रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन माई वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी देख, प्योर एजेंट क्या होता है तुम्हारे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक बार इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, रूल 34 रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज देख, इन केस ऑफ गुड्स एक्सचेंज रेट विल बी नोटिफाइड रेट विच हैज बीन नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ कस्टम्स ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन है तुम्हारा उस दिन पे कस्टम्स बोर्ड ने जो भी रेट नोटिफाई किए वो मैं एक्सचेंज रेट लूंगा इन केस ऑफ गुड्स। सर्विसेज के केस में एक्सचेंज रेट विल बी नोटिफाइड बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ तो टाइम ऑफ सप्लाई के दिन जो भी गाप ने रेट नोटिफाई किए दैट विल बी माई एक्सचेंज रेट। देख, जीएसटी के लिए और कस्टम्स के लिए दोनों में अलग अलग रूल्स है, तो
कंफ्यूज होना नहीं। कस्टम ड्यूटी के केस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए अलग रूल्स है, एक्सचेंज रेट के अलग है, तो दोनों को कंफ्यूज करना नहीं, ठीक है। लास्ट रूल 35 वैल्यूज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो उस केस में तुम जीएसटी अमाउंट कैसे निकालोगे? taxable amount is equal to value of supply which is inclusive of GST, that is total value of supply, divide by 100 प्लस जीएसटी रेट मल्टीप्लाई बाय जीएसटी रेट, तो तुमको टैक्स अमाउंट मिल जाएगा। अगर तुम मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो तुमको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अपन ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या देखा है अभी एक बार एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने सेक्शन 15(1) देखा है, 15(1), 15(2), 15(3) देखा है। 15(1) वाज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल बाय द रेसिपिएंट। उसके इसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, एंड दूसरा, प्राइस शुड बी होल एंड सोल कंसिडरेशन, ठीक है। इसके बाद अपन ने 15(2) देखा था, विच इज वैल्यू इंक्लूड्स। वैल्यू इंक्लूड्स मतलब वो तुम्हारे बेस प्राइस में ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा। देन अपन ने 15(3) देखा था, वैल्यू एक्सक्लूड्स। वैल्यू एक्सक्लूड मतलब अगर वो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन वैल्यू में एडेड है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर नहीं है तो इग्नोर हो जाएगा। फिर अपन ने नॉर्मल रूल्स देखे थे, रूल 27 से लेकर रूल 31A तक। रूल 27 वाज व्हेन प्राइस इज नॉट द होल एंड सोल कंसिडरेशन। रूल 28 वाज व्हेन सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन। देन रूल 29 वाज सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। रूल 30 वाज कॉस्ट प्लस 10%। रूल 31 वाज रीजनेबल मीन्स। देन अपन ने स्पेशल रूल्स देखे थे। स्पेशल रूल्स में रूल 32(2) से लेकर रूल 32(7) तक देखा था। 32(2) वाज फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज। 32(3) वाज तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, एयर ट्रैवल एजेंट। 32(4) वाज इंश्योरेंस बिजनेस। 32(5) वाज सेकंड हैंड गुड्स। 32(6) वाज स्टैम्प, कूपन, टोकन, वाउचर एक्सेट्रा, एंड 32(7) वाज नोटिफाइड सर्विसेज, दैट इज सप्लाई अंडर पैरा 2 शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी, ठीक है। इसके बाद अपन ने रूल 33 देखा था, विच इज प्योर एजेंट। देन रूल 34 देखा था, एक्सचेंज रेट गुड्स के लिए नोटिफाइड बाय बोर्ड ऑफ कस्टम्स, एंड सर्विसेज के लिए नोटिफाइड बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन लास्ट अपन ने देखा था रूल 35, दैट इज वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो उस केस में वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट मल्टीप्लाई बाय जीएसटी रेट करेंगे तो अपन को जीएसटी अमाउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अपन ने एक रूल देखा था, रूल 31A, विच इज फॉर लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। उसके अंदर भी दो पार्ट थे, वेदर इट इज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और इट इज ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इफ इट इज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी रेट इज 12%, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी फेस वैल्यू और ऑफिशियल गजट विच एवर इज हायर, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस डिवाइड बाय 112, ठीक है। अगर इफ इट इज ऑथोराइज्ड तो फेस वैल्यू और ऑफिशियल गजट विच एवर इज हायर, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 128, ठीक है। चलो गाइस, वैल्यू ऑफ सप्लाई इधर ही खत्म होता है। आदियोस एंड हैव अ नाइस डे, बाय।